नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर बुधवार को कुछ अराजक तत्वों ने हमला कर दिया। इस दौरान वहां लगे सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर भी तोड़ दिए गए। आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे आगे की पूरी खबर। आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, बीजेपी के गुंडों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। बीजेपी इतना बौखला गई है कि केजरीवाल जी की हत्या की साजिश रच रही है, क्योंकि बीजेपी को डर है कि केवल केजरीवाल ही पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं, इसलिए उन्हें जान से मारना चाहती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके घर के, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इन सब के पीछे बीजेपी के गुंडों को जिम्मेदार ठहराया है। अपने पहले ट्वीट में सिसोदिया ने लिखा, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए। गेट पर लगे बूम बैरियर भी तोड़ दिए गए। अपने दूसरे ट्वीट में सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पुलिस उन्हें रोकने की जगह दरवाजे तक लेकर आई। पुलिस के मुताबिक बीजेपी युवा मोर्चा के करीब 150 से 200 कार्यकर्ताओं ने सुबह 11:30 बजे सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। यह प्रदर्शन केजरीवाल के द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर विधानसभा में दिए बयान के खिलाफ रखा गया था। करीब 1 बजे कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर सीएम आवास के बाहर तक पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे पर पेंट फेंका और यहां लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर 70 लोगों को हिरासत में लिया है। इन पर कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला और तोड़फोड़ की। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं क्लास की अंग्रेजी की परीक्षा बुधवार को होनी थी, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। वजह बना पेपर लीक। दरअसल 12वीं बोर्ड की अंग्रेजी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से थी। इसके पहले ही पेपर लीक हो गया। पेपर छात्रों तक पहुंच गया। आनन फानन में अंग्रेजी विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पेपर लीक मामले की जांच यूपीएसटीएफ को सौंपी गई है। शुरुआती जांच में बलिया से पेपर लीक होने की आशंका जताई गई है। आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा में परीक्षा को रद्द किया गया। इसके अलावा जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा और शामली जिलों में भी परीक्षा रद्द करने की खबर आई। बताया जाता है कि 24 जनपदों में परीक्षा को रद्द किया गया। बाकी जिलों में परीक्षा तय कार्यक्रम के हिसाब से करने का फैसला लिया गया। जहां परीक्षा कैंसिल की गई है, वहां अंग्रेजी का पेपर दोबारा होगा। अभी बोर्ड ने परीक्षा की तारीख का ऐलान नहीं किया है।
सूत्रों की माने तो एग्जाम खत्म होने के 1-2 दिन बाद तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। 12वीं बोर्ड की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द होने के बाद सपा सुप्रीमो और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का बयान भी आया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूर्ण नहीं होने देना चाहती है। भाजपा सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए ही सही कागज का ही बुलडोजर चलवा दे। बताया जाता है कि 12वीं के अंग्रेजी पेपर को कुछ जगहों पर खुलेआम बेचा जा रहा था। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र और उसके जवाब की फोटोकॉपी बिकने की जानकारी बोर्ड को मिली। इसके बाद अंग्रेजी पेपर को रद्द करने का फैसला लिया गया। वहीं इस मामले की जांच का जिम्मा यूपीएसटीएफ को सौंपा गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने लाखों कर्मचारियों को नए वित्तीय वर्ष से पहले बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2022 से मिलेगा। पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 31% महंगाई भत्ता मिलता था। नए फैसले के बाद 34% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं अप्रैल के महीने में कर्मचारियों को उनके पिछले 3 महीने का सारा एरियर भी मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए डीए में 3% का इजाफा किया है। 7वें वेतन आयोग ने साल में 2 बार डीए रिवाइज करने का सुझाव दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते को रिवाइज करती है। सरकार के फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के बाद 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी के डीए में 540 रुपए की बढ़ोतरी होगी। मूल वेतन 25,000 है तो डीए में हर महीने 750 रुपए की वृद्धि होगी। 50,000 रुपए मूल वेतन पाने वालों को 1,500 रुपए हर महीने फायदा मिलेगा। मूल वेतन 1 लाख रुपए पाने वालों को महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के बाद कुल वेतन में हर महीने 3,000 रुपए का फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद सरकारी कोष पर 9,544 करोड़ रुपए सालाना का अतिरिक्त खर्च आएगा। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बुधवार को फिर से पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए, जिसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एक ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। साथ ही युवाओं को रोजगार, निजीकरण और किसानों के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल ने अपने ट्विटर पर पीएम मोदी की डेली टू डू लिस्ट शेयर की है, जिसके जरिए राहुल ने यह बताने की कोशिश की है कि पीएम मोदी के रोजाना काम की लिस्ट क्या होती है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री की डेली टू डू लिस्ट। पहला, पेट्रोल डीजल गैस का रेट कितना बढ़ाऊं। दूसरा, लोगों की खर्च पे चर्चा कैसे रुकवाऊं। तीसरा, युवा को रोजगार के खोखले सपने कैसे दिखाऊं। चौथा, आज किस सरकारी कंपनी को बेचूं। पांचवा, किसानों को और लाचार कैसे करूं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हैशटैग रोज सुबह की बात भी लिखा। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले 9 दिन में बुधवार को 8वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल दोनों ही ईंधन के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ अब पेट्रोल 101 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही है। बुधवार को बिम्स्टेक यानी बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन, इसके 25वें स्थापना दिवस के मौके पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, इस समिट के परिणाम बिम्स्टेक का एक स्वर्णिम अध्याय रचेंगे। उन्होंने इस मौके पर खास तौर से बिम्स्टेक में श्रीलंकाई राष्ट्रपति राजपक्ष के 2 वर्ष के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजपक्ष ने कोरोना के संकटग्रस्त समय में भी इस संगठन का कुशल नेतृत्व किया है। बिम्स्टेक की स्थापना का यह 25वां वर्ष है, इसलिए आज की समिट को मैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूं।
इस लैंडमार्क समिट के परिणाम बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। एक्सेलेंसीज, पिछले 2 सालों के चुनौतीपूर्ण माहौल में राष्ट्रपति राजपक्ष ने बिम्स्टेक को कुशल नेतृत्व दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर यूरोप में हाल के घटनाक्रमों पर गहरी चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि यूरोप में हाल की गतिविधियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय सहयोग करना एक तरह की बड़ी प्राथमिकता बन गई है। भविष्य की स्थिति को मजबूत बनाए रखने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक चार्टर को अपनाना एक जरूरत है। पिछले कुछ सप्ताहों के यूरोप के डेवलपमेंट्स ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थायित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इस संदर्भ में बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग को और सक्रिय बनाना महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता देना भी अनिवार्य हो गया है। एक्सेलेंसीज, आज हमारे बिम्स्टेक चार्टर को एडॉप्ट किया जा रहा है। एक संस्थागत आर्किटेक्चर की ओर हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक की भविष्य की जरूरतों को समझते हुए इसके सचिवालय की क्षमता को बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने बिम्स्टेक महासचिव से यह आग्रह भी किया कि वे इसके भविष्य को लेकर एक रोड मैप तैयार करें। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने बिम्स्टेक को 7.6 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। अब हमें अपना ध्यान इस बात पर फोकस करना चाहिए कि इस आर्किटेक्चर को और मजबूत कैसे बनाया जाए। इस संदर्भ में सेक्रेटरी जनरल का सुझाव है कि एक एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप का गठन किया जाए जो एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। मैं इस सुझाव से सहमत हूं। बिम्स्टेक हमारी अपेक्षाओं को पूरा करे, इसके लिए सचिवालय की क्षमता को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। मेरा सुझाव है कि सेक्रेटरी जनरल पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक रोड मैप बनाएं। यह महत्वपूर्ण कार्य समय और अपेक्षा के अनुरूप पूरा हो। इसके लिए भारत सचिवालय के ऑपरेशनल बजट को बढ़ाने के लिए $1 मिलियन की वित्तीय सहायता देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्तावित छात्रवृत्ति कार्यक्रम के दायरे में विस्तार के प्रयासों को भी साझा किया। इसके साथ साथ उन्होंने आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक के प्रस्ताव पर तेजी से काम आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के उद्यमियों और स्टार्टअप्स के बीच में आपसी व्यापार को बढ़ाने की कोशिशों पर भी काम किया जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने खास तौर से बंगाल की खाड़ी के उपयुक्त इस्तेमाल पर भी सम्मेलन का ध्यान खींचा। पीएम मोदी ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब बंगाल की खाड़ी को संपर्क, समृद्धि और सुरक्षा का पुल बनाया जाए। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी श्रीलंका ने की है, जिसका विषय रखा गया था बिम्स्टेक एक क्षमतावान क्षेत्र, समृद्धि, अर्थव्यवस्था और स्वस्थ लोग। गौरतलब है कि बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से लगते देशों पर केंद्रित एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसका विकास भारत के ही प्रयासों से साल 1997 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल, भूटान और म्यांमार के बीच में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।